नमस्कार दोस्तों, नव्य वो चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मम्मा, आज आप हमें लेने कैसे आए? हम तो डेली बस से आते हैं ना। 6 साल के शुभम और स्वाति स्कूल से निकलते ही अपनी माँ की ओर देख कर कहते हैं, क्योंकि आपकी बस काफ़ी लेट कर देती है, इसलिए आज से मैं ही आप दोनों को लेने और छोड़ने आऊँगी। अनुभा दोनों से कहती है, इन बॉक्स में क्या है मम्मा? अनुभा के हाथ में एक बॉक्स देखकर स्वाति उससे पूछती है, इसमें आप दोनों का फेवरेट केक है। आप कल जिद कर रहे थे ना, पर कल नहीं मिला था। यहाँ पास वाली शॉप पर मुझे मिल गया, इसलिए मैंने ले लिया। अब चलो जल्दी घर चलकर खाना। वो उन दोनों का हाथ पकड़कर अपनी कार की तरफ मुड़कर कहती है। स्वाति शुभम को कुछ इशारा करती है। मम्मा, क्या इसमें से हम थोड़ा केक उन बूढ़े दादा दादी को दे दें? शुभम मासूमी से कहता है, कौन दादा दादी बेटा? और ये मैं आप दोनों के लिए लाई हूँ। अनुभा सवालिया निगाहों से उन्हें देखते हुए कहती है, मम्मा, वो जो सामने झोपड़ी दिख रही है ना, वहाँ एक दादाजी और दादी रहते हैं। आपको पता है, वो दादी बेचारी काफ़ी बीमार हैं और दादाजी भी काफ़ी बूढ़े हैं। उनके पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, इसलिए हम दोनों रोज़ उन्हें अपना टिफ़िन और अपने पॉकेट मनी के पैसे दे देते हैं, जिससे उनकी हेल्प हो जाए। अनुभा थोड़ी हैरान होती है और कहती है, क्या आप दोनों पॉकेट मनी और खाना उन्हें दे देते हो? फिर आप दोनों क्या खाते हो? बेटा, आप अभी बहुत छोटे हो और ऐसे किसी अनजान पर भरोसा करना बिल्कुल सही नहीं है। आप दोनों को उनके पास नहीं जाना चाहिए। पता नहीं वो कौन है, कैसे लोग हैं। आपको पता है ना, आजकल कितने बैड पर्सन होते हैं। अनुभव उसे प्यार से समझाते हुए कहती है, यस मम्मा, पर वो दोनों बैड नहीं हैं, वो तो काफ़ी अच्छे हैं। आप जल्दी चलिए, हम आपको उनसे मिलवाते हैं। अनुभा के कुछ कहने से पहले ही दोनों बच्चे अनुभा को खींचते हैं, सामने वाली झोपड़ी की ओर बढ़ जाते हैं। तीनों झोपड़ी के अंदर आते हैं। अनुभा नजरें घुमाकर देखती है, सिर्फ चारों तरफ तिरपाल लगा रखा था ताकि बारिश से बचा जा सके। एक टूटी हुई चारपाई जिसके नीचे काफ़ी सारे पत्थर रखे हुए थे ताकि वो गिरे ना। उस पर एक बूढ़ी औरत जो बुरी तरह खांस रही थी लेटी हुई थी और एक बूढ़ा आदमी उसे पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था। उस औरत को पानी पिलाने के बाद उसकी खांसी बंद होती है तो उस आदमी को उनकी उपस्थिति का भान होता है। वो पहले तो सवालिया निगाहों से अनुभा को देखता है, पर जैसे ही उसकी नज़र स्वाति और शुभम पर जाती है, उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। हेलो दादाजी, कैसे हो आप? स्वाति अपनी प्यारी आवाज़ में कहती है। देखिए, आज हम अपनी मम्मा को लाए हैं, शुभम कहता है। वो बूढ़ी औरत जिसने एक फटी हुई चादर ओढ़ रखी थी और ठंड से कांप रही थी, वो उन दोनों को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। बेटा, तुम दोनों इस वक्त यहाँ? वो बूढ़ा आदमी कहता है, हम आपको केक देने आए हैं और ये हमारी मम्मा हैं। मम्मा, आप ये केक इन्हें ही दे दीजिए, हम दूसरा खरीद लेंगे। सोम उसके हाथ से बॉक्स लेकर कहता है। वही अनुभा ना सब्जी से उन्हें देख रही थी। उसे उनकी शक्ल काफ़ी जानी पहचानी लग रही थी। वो आदमी आगे आता है और अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, आपके बच्चों का जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। इनकी वजह से ही शायद हम आज तक जिंदा हैं, वरना तो कोई हम दोनों बेसहारा की मदद नहीं करता। वो आदमी अपने हाथ जोड़कर कहता है, ये दोनों तो बच्चे हैं, पर आपको तो समझना चाहिए, ये दोनों आपके पास के पैसे और खाना आपको दे देते हैं और आप ले लेते हैं, बिना ये सोचे कि दोनों भूखे रहेंगे। पता नहीं कितने दिनों से ये दोनों भूखे रहते होंगे। अनुभा हल्का सा नाराज होते हुए कहती है, हमें माफ़ कर दो बेटी, गरीबी और भूख ने इस कदर लाचार बना दिया है कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाता। पर तुम चिंता मत करो, आज के बाद मैं तुम्हारे बच्चों का कुछ भी नहीं लूँगा। इन्होंने मेरी काफ़ी मदद की है। किशोर जी पछतावे के भाव से अपने हाथ जोड़कर कहते हैं, मम्मा प्लीज़ ना, आप ये सब क्यों कह रही हैं? हम भूखे नहीं रहते, आप उनको मना मत कीजिए। स्वाति और शुभम दोनों अपनी माँ का एक एक हाथ पकड़कर कहते हैं, तुम दोनों चुप करो, मैं इनकी हेल्प कर दूंगी, तुम दोनों को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो अपने पर्स से कुछ पैसे निकालती है और केक का बॉक्स नीचे रखकर उस पर पैसे रखते हुए कहती है,
इनके लिए दवा खरीद लीजिएगा। ऐसा कहकर अनुभा दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अनुभा को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनकी वजह से उनके बच्चे भूखे रह रहे थे। वो दोनों को बाहर लाती है और कार में बिठाकर वहाँ से ले जाती है। किशोर जी को अनुभा की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वो समझ सकते थे कि वो एक माँ है और उसे अपने बच्चों की चिंता है। वो मन में अनुभव को धन्यवाद भी कह रहे थे क्योंकि वो उसके दिए पैसों से अब सरिता जी के लिए दवाइयाँ खरीद पाएंगे। वो फुर्ती से पैसे उठाते और मेडिकल स्टोर की ओर बढ़ जाते हैं। इधर अनुभा बच्चों को समझा देती है कि वो उन बूढ़े लोगों की मदद कर देगी, पर उन दोनों को उनके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अनुभा ही उनको लेने और छोड़ने जाने वाली थी। एक दो दिन तो किशोर जी और लता जी का गुजारा अनुभा के दिए पैसों से हो जाता है, पर आखिर वो पैसे कब तक चलते। किशोर जी अपने आप को काफ़ी मजबूर महसूस कर रहे थे। इस उम्र में उन्हें कोई अपने काम पर भी नहीं रखता था। वो भीख मांगने के लिए मजबूर थे। अनुभा रोज ड्राइवर के साथ स्वाति और स्वयं को छोड़ने और लेने आती। अनुभा 2 दिन में ड्राइवर को किशोर जी और लता जी को पैसे देने को दे देती, पर उनका ड्राइवर वो उनको पैसे देने के बजाय खुद के पास रख लेता। स्वाति और स्वयं इस बात से खुश थे। भले ही वो उनसे ना मिल पा रहे थे, पर उनकी मदद तो हो ही रही थी। इसी तरह 10 दिन बीत जाते हैं। दोपहर में अनुभा अपने घर थी, तभी उसे कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि आपके बच्चे जहाँ का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर अनुभा काफ़ी डर जाती है। वो बदहाल सी गेट की ओर दौड़ती है और जल्दी से हॉस्पिटल चली जाती है। वो भागी हुई अंदर आती है। स्वाति वहीं खड़ी थी। स्वाति रोते हुए अनुभा के गले लग जाती है। वो उसे पकड़कर जल्दी से अंदर आती है और चिल्लाते हुए कहती है, कहाँ है मेरा बच्चा। स्कूल का प्रिंसिपल और कुछ पुलिस वाले वहाँ थे। वो आगे आते हैं और कहते हैं, देखिए आप घबराइए मत, शुभम को हल्की सी चोट आई है, वो आता ही होगा। तभी शुभम केबिन से डॉक्टर के साथ बाहर आता है। अनुभा भागकर उसके पास जाती है। उसके हाथ और पैर में हल्की चोट थी। बेटा आप ठीक हो? अनुभा शुभम को अपने गले से लगाकर कहती है, हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तो ब्रेव बॉय हूँ ना, इतनी सी लगी है, बस आप रोइए मत। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से अनुभा के आंसू पोंछते हुए कहता है, ये सब कैसे हुआ? आप तो स्कूल में थे ना। शुभम कुछ कहता उससे पहले स्कूल का गार्ड कहता है, मैम, एक बूढ़ा आदमी शुभम को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहा था। मैं उसके पीछे भागा तो वो सड़क पर भागने लगा और सड़क पर गाड़ी आ गई, जिस कारण दोनों गिर गए। वो तो शुभम की किस्मत अच्छी थी कि उसे चोट नहीं आई। वो अभी यहाँ हॉस्पिटल में ही, उसकी पट्टी कराकर पुलिस उसे ले जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। स्वाति और शुभम हैरानी से गार्ड को देख रहे थे। जो गार्ड बता रहा था वो सरासर झूठ था। स्वाति बीच में ही बोल पड़ती है, नो मम्मा, ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। गार्ड अपनी चोरी पकड़ता देखकर हड़बड़ाते हुए कहता है, अरे मैडम, आप भी कहाँ बच्चों की बातों में आ रही हैं, मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। अनुभा गार्ड की शक्ल देखकर समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। वो उसे घूरते हुए कहती है, तो आप एक बात बताइए, आपके होते हुए कोई स्कूल के अंदर से किसी बच्चे को कैसे ले जा सकता है? गार्ड उसकी बात सुनकर सकपका जाता है। फिर वो कुछ सोचकर कहता है, नहीं मैडम, स्कूल के अंदर से नहीं, शुभम स्कूल के बाहर था। अच्छा, तो स्कूल टाइम में गार्ड के होते हुए कोई बच्चा स्कूल से बाहर कैसे आ सकता है? आप उस वक्त कहाँ थे? अनुभा को पता चल चुका था कि वो झूठ बोल रहा है। अनुभा दोनों बच्चों के पास घुटनों के बल बैठती है और प्यार से पूछती है, आप बताओ बेटा, क्या हुआ था? अनुभा को अपने बच्चों पर पूरा यकीन था। उसे पता था कि वो कभी झूठ नहीं बोलते। स्वाति बताना शुरू करती है, मम्मा, लंच का टाइम था और हम दोनों गार्डन में थे, पर तभी हमने देखा कि वो बूढ़े दादाजी सड़क पर भीख मांग रहे थे, जबकि आप तो उनके लिए पैसे भिजवाती हैं। हम गेट के पास आए तो वहाँ कोई नहीं था और मेन डोर भी खुला हुआ था, इसलिए हम चुपके से बाहर आ गए। शुभम ने मुझसे कहा कि मैं वहीं खड़ी हो जाऊं और वो दादाजी से पूछकर फटाफट आ जाएगा। और शुभम बिना सड़क देखे ही उस तरफ जाने लगा और उधर से गाड़ी आ रही थी। बूढ़े दादाजी की नज़र शुभम पर पड़ गई और वो उसे बचाने के लिए सड़क पर आ गई। उन्होंने शुभम को साइड कर दिया, लेकिन उनको काफ़ी सारी चोट लग गई। गार्ड अंकल तो उसके बाद आए थे। गार्ड सकपका गया।
उसे नहीं लगा था कि इतनी छोटी बच्ची इस तरह सब कुछ सच सच बता देगी। अब वो फंस चुका था। अनोबा उस पर चिल्लाते हुए कहती है, अपनी गलती का ठीकरा किसी और के सिर पर फोड़ रहे हो। अगर तुम वहां होते तो बच्चे बाहर जाते ही नहीं, और जिस इंसान ने मेरे बच्चे की जान बचाई तुम उसे ही फंसा रहे हो। कर्ट की उसकी बातों पर प्रिंसिपल भी काफी शर्मिंदा था। वो हाथ जोड़कर अनुभा से माफी मांगता है और गार्ड को चौप से निकाल देता है। सब जा चुके थे। अनुभा बच्चों के साथ किशोर जी से मिलने आती है। वो देखती है उनके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ था। अनुभा उनके सामने अपने हाथ जोड़कर कहती है, आपकी वजह से मेरे बच्चे की जान बच गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं बेटी, ये क्या कर रही हो तुम? मेरी बच्ची जैसी हो, इस तरह हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत करो। अगर आज मेरे कोई पोता होता तो वो बिल्कुल शुभम की तरह होता। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। अनुभा उनका पूरा हॉस्पिटल का बिल भर कर देती है। उनको डिस्चार्ज मिल जाता है। चारों हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। तभी शुभम को कुछ याद आता है। वो कहता है, दादाजी, मम्मा तो आपको पैसे भिजवाती हैं, फिर आज आप भीख क्यों मांग रहे थे? किशोर जी थोड़े हैरान होते हुए बोले, पैसे? उनका इस तरह का रेस्पॉन्स देखकर अनुभा उनके ड्राइवर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये आपको पैसे देने आते होंगे ना? मैंने इनसे आपके लिए कुछ पैसे भिजवाए थे ताकि आपकी कुछ मदद हो सके। माफ़ करना बेटी, पर इन्हें तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। वैसे भी तुमने मेरी काफ़ी मदद कर दी है। उन्हें कुछ काम आ गया होगा इसलिए उन्होंने ले लिए होंगे। अनुभा हैरानी से ड्राइवर को देखती है तो वो अपनी नज़रें झुका लेता है। अनुभा को समझ आ गया था कि ड्राइवर ने सभी पैसे खुद ले लिए। वो किशोर जी से कहती है, बाबा आप बैठिए, हम आपको छोड़ते हुए निकल जाएंगे। किशोर जी काफ़ी मना करते हैं पर अनुभा और शुभम स्वाति की काफ़ी जिद करने पर आखिरकार वो मान जाते हैं। अनुभा सारे रास्ते उनसे काफ़ी बातें करती है और उसे सब कुछ पता चल चुका था। वो अपना घर जाकर नवीन से बात करने का सोचती है। वो किशोर जी को जबरदस्ती कुछ पैसे दे देती और स्वाति और शुभम को लेकर घर चली जाती है। रात को जब नवीन घर आता है तो वो उसे सारी बात बताती है। नवीन भी उस बूढ़े आदमी से मिलना चाहता था। आखिर उसने उसके बेटे की जान बचाई थी। अगले दिन दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर वो उनसे मिलने उनकी झोपड़ी में जाते हैं। वहाँ मौजूद दोनों लोगों को देखकर वो चौंक जाते हैं, पर वो अपने चेहरे को सामान्य करता है और सख्त आवाज़ में कहता है, आपने मेरे बेटे की जान बचाई, उसके लिए आपका शुक्रिया। ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसा कहकर वो अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर चारपाई पर रखकर फुर्ती से अनुभा का हाथ पकड़कर बाहर आ जाता है। किशोर जी नम आंखों से दरवाजे को देख रहे थे जहाँ से नवीन अभी अभी बाहर गया था। सरिता जी की तबीयत अब दिन पर दिन खराब हो रही थी, इसलिए उन्हें कुछ होश नहीं था। अनुभा बाहर आकर नवीन को देखते हुए कहती है, आप इतनी जल्दी क्यों बाहर आ गए? उन्होंने हमारे बेटे की जान बचाई है तो इससे ज़्यादा क्या करूं मैं? शुक्रिया किया ना, पैसे दे दिए ना, अब उन्हें अपने सिर पर बैठाकर तो नहीं घूम सकता। चलो अब यहाँ से। नवीन, उन्होंने हमारे बेटे की जान बचाई है, तुम्हें दिखाई नहीं दिया उनकी हालत कितनी बदतर है? उन माँ जी की कितनी तबीयत खराब है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हम उन्हें अपने घर ले चलते हैं। बच्चों को भी बूढ़ों का साथ मिल जाएगा। बेचारों को उनके अपने बेटे ने ही बेसहारा छोड़ दिया। कैसा बेटा होगा वो जो अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोच सकता? अनुभा टेढ़ी नजरों से नवीन को देखते हुए कहती है। नवीन हड़बड़ाते हुए गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे ही सड़क से किसी भी भिखारी को उठाकर घर ले आओगी? उन्होंने हमारी मदद की, बदले में मैंने उन्हें पैसे दे दिए, बस बात खत्म। आज के बाद तुम्हें और बच्चों को उनसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुभा हैरानी से नवीन को देख रही थी और कहती है, मैंने मन बना लिया है। और वो कह रहे थे वो तुम्हें जानते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो पहली बार उनसे मिल रहा हूँ। मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं अनाथ हूँ, मेरे परिवार में कोई नहीं है, और तुम्हें भी उनसे ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर ये कोई चोर होंगे, और कितना नीचे गिराओगे नवीन, कितना झूठ बोलोगे। तुम्हें क्या लगा मुझे कभी सच्चाई का पता नहीं चलेगा? पापा ने मुझे सब सच सच बता दिया है। पागल हो गई हो क्या?
किसी अनजान की बात पर भरोसा कर रही हो। वो मेरे माँ बाप नहीं हैं। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, वो अपनी नज़रें चुराते हुए कहता है। पर मैंने तो कहा ही नहीं कि वो तुम्हारे माँ बाप हैं। कब तक झूठ बोलोगे तुम ऐसे? अब भी तुम्हें शर्म नहीं है? अभी भी तुम झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो। यकीन नहीं होता कि मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो अपने जिंदा माँ बाप को जीते जी मार रहा है। अपने माँ बाप की इतनी बदतर हालत देखकर भी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अनुभा गुस्से से कहती है। दोनों कार में बैठे थे। अनुभा नवीन की बात भी सुनना चाहती थी, इसलिए वो शांत होती है और कहती है, तुम सोच रहे हो ना मुझे सब कैसे पता चला? कैसे पता चला कि वो ही तुम्हारे माता पिता हैं? नवीन की नज़रें शर्म से झुकी हुई थी। अनुभा कहना शुरू करती है। जब मैं हॉस्पिटल में उन्हें घर छोड़ने आई तब उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया। किशोर जी अपने बेटे के साथ गांव में रहते थे। नवीन को पढ़ाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया और नवीन को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। चाहे कितनी भी समस्या हो, हर महीने वो समय से पहले नवीन को पैसे भेज देते थे ताकि उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो। धीरे धीरे कुछ साल बीते और इस बीच उनकी ज़मीन और घर दोनों बिक गए। अब गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। फिर एक दिन खबर आई कि बेटा कलेक्टर बन गया है। किशोर जी और सरिता जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब लग रहा था कि बेटा उनकी सब परेशानियां दूर कर देगा। उनकी इतने वर्षों की मेहनत आज रंग लाई थी। पूरे गांव में बात फैलती देर नहीं लगी। गांव से सब लोग बधाइयां देने किशोर जी के घर आने लगे। उत्सव सा माहौल हो गया था। नवीन ने कहा, मैं हर महीने आप लोगों को रुपए भेजूंगा। अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। पूरी जिंदगी आपने बहुत मेहनत की, अब आराम का समय आ गया है। किशोर जी बेटे की बात सुनकर बहुत खुश थे। अब वे काम पर नहीं जाते थे। नवीन जो रुपए भेजता था उससे उनका गुजारा अच्छे से होने लगा। परंतु कुछ महीनों बाद रुपए आना बंद हो गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि रुपए आना बंद क्यों हो गए। नवीन की चिट्ठी लिखना और फ़ोन करना भी बंद हो गया था। उन्हें बेटे की चिंता होने लगी कि कहीं कोई समस्या तो नहीं। लेकिन नवीन की बात याद आ गई। नवीन ने मना कर दिया था कि शहर मत आना, मैं ही आकर आपको लेने आऊँगा। लेकिन कई महीने तक कोई चिट्ठी और कोई फ़ोन नहीं आया। वो रोज़ डाकघर का चक्कर लगाकर मायूस होकर वापस घर लौट आते। घर में खाने को कुछ नहीं था और वो किराए के मकान में रहते थे। बेटे के पद के कारण किराएदार भी कुछ नहीं कहता। शरीर इतना जर्जर हो गया कि अब ताकत ही नहीं रही कि कुछ काम करके पेट भरें। और फिर इस उम्र में काम भी कौन देगा? जब काम करने की उम्र थी तब बहुत मेहनत की। घर से बुला बुला कर ले जाते थे लोग काम कराने के लिए, क्योंकि किशोर जी ने काम करने में कभी कोई कोताही नहीं बरती। गांव में सभी उन्हें सम्मान की नज़रों से देखते थे। जब से बेटा नवीन कलेक्टर बन गया तब से लोगों की नज़र में उनका ओहदा और बढ़ गया है। जो भी देखता हालचाल पूछने बिना नमस्ते किए नहीं रह जाता। इतनी इज्जत पाकर वो गदगद हो उठते थे। एक दिन दिल नहीं माना और बेटे को ढूंढने के लिए दोनों इस शहर आ पहुंचे। यहाँ आकर नवीन की बहुत छानबीन की, उसे कई फ़ोन किए, जगह जगह पूछा, पर वो नहीं मिला। और बिना पैसों और भूखे पेट कितने दिन तलाश थे, तो बस यही स्कूल के सामने इस खाली झोपड़ी को अपना घर बना लिया। कभी कभी ये ठेले वाला कुछ दे देता था या फिर कभी कोई कुछ खाने को दे देता। सरिता जी की तबीयत बेटे की चिंता में दिन पर दिन खराब रहने लगी। फिर एक दिन स्वाति और सुबह मिल गए, जो उनकी मदद कर दिया करते थे। क्या हुआ, यही सोच रहे हो ना? मुझे ये कैसे पता चला कि वो तुम्हारे माता पिता हैं? मैं उनकी कहानी सुनने के बाद जब उन्हें छोड़ने आई थी तो आपकी माँ को आपकी तस्वीर लेकर रोते हुए देख लिया था। जब मैंने बाबा से पूछा तो उन्होंने बताया कि यही उनका बेटा है। वो तो सोचते हैं कि उनका बेटा ज़रूर किसी मुसीबत में होगा, ज़रूर कुछ विपदा होगी, वरना वो अपने माता पिता को इस तरह अकेला छोड़कर कभी नहीं जाता। और बेटा जिसे उनकी कुछ फिक्र ही नहीं है। शर्म नहीं आई आपको अपने माता पिता के साथ ऐसा करते हुए? अनुभा नवीन से गुस्से में कहती है, मैं आपको इसलिए यहाँ लाई थी ताकि आपका दिल उनकी हालत देखकर पिघल सके, पर आप तो इतने पत्थर दिल हैं कि उनकी ये हालत देखकर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, आप फिर अगर इनसे माफ़ी मांगकर उन्हें पूरे सम्मान के साथ घर नहीं लाएंगे तो मैं भी आपसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। नवीन अनुभा के इस बात से काफ़ी घबरा जाता है,
क्योंकि अनुभा के पापा के कारोबार को ही नवीन संभाल रहा था। ये घर, कार, दौलत सब कुछ अनुभा का था। वो तो कभी कलेक्टर बना ही नहीं था। उसने सबसे झूठ बोला था ताकि उसके गांव में उसका मान बढ़ जाए। अनुभा अगर उसे छोड़ देगी वो सड़क पर आ जाएगा। इसलिए वो घबरा कर तुरंत अनुभा से कहता है, ठीक है, कल हम चारों जाकर उन्हें सम्मान के साथ ले आएंगे। अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। ये सुनकर अनुभा खुश हो जाती है। अगले दिन वो चारों वहाँ पहुँचते हैं उनको लाने के लिए। सोम और स्वाति भी आज काफ़ी खुश थे क्योंकि अनुभा ने उन्हें बता दिया था कि वो ही उनके असली दादा दादी हैं। वो दोनों नवीन से गुस्सा भी थे क्योंकि उसने अभी तक उन दोनों को इस हालत में छोड़ रखा था। वो सब जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं देखते हैं वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर नवीन बड़ा दुखी होकर कहता है, माँ पापा कहाँ गए? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? मैंने सोचा था जो उनसे माफ़ी मांग लूँगा, उसे सुधार कर उनसे माफ़ी मांगूँ और उन्हें इस लायक भी नहीं समझा मुझे। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नवीन रोने लग जाता है। अनोबा एक कदम शांत हुई खड़ी थी, नवीन को देख रही थी। वहीं दोनों बच्चे समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है। बस कीजिए नवीन, और कितना ड्रामा करेंगे आप? आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। नवीन हैरानी से अनुभव को देखता है। हाँ, आपकी नहीं, मेरी गलती है जो मैंने आपको सुधरने की उम्मीद की। मैं शाम को माँ का हालचाल पूछने आई थी क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और मैंने सोच लिया था कि अपने साथी उन्हें ले जाऊंगी, पर मुझे आप यहाँ दिखे जो ड्राइवर को कुछ समझा रहे थे और उसे पैसे देकर यहाँ से चले गए। मैंने ड्राइवर से जोर देकर पूछा तो उसने मुझे बताया कि आप ये पैसे देकर उन्हें दोबारा गाँव भेज रहे थे। और कितना गिरेंगे आप? अपनी माँ की हालत पर भी तरस नहीं आया आपको? मैं उन्हें यहाँ से ले गई और आपकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप, आज से आपको और मेरा कोई वास्ता नहीं है। जो इंसान अपने माता पिता का नहीं हो सकता वो किसी और का क्या ही होगा। और आपके जैसे संस्कार मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों में भी आए, इसलिए आज से आप अपने रास्ते। ऐसा कहकर अनुभा दोनों बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। नवीन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अनुभा ने घर की सिक्योरिटी से साफ साफ कह दिया था कि नवीन को घर के अंदर ना आने दें। अब नवीन के पास कुछ नहीं था, वो इधर उधर भटकता। उसने अनुभा से काफ़ी माफ़ी मांगने की कोशिश की पर वो नहीं मानी। किशोर जी और सरिता जी भी अपने बेटे की हालत देखकर दुखी थे, पर अनुभा ने उनकी भी एक बात नहीं सुनी। नवीन रोज घर के चक्कर लगाता। उसकी हालत बस से बदतर हो रही थी। कई दिनों से खाना भी नहीं खाया था। अब उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास और पछतावा था। एक दिन जब नवीन घर के दरवाजे पर बैठा था तो उसकी हालत देखकर अनोबा को बहुत बुरा लगा। आखिर प्यार जो करती थी, पर वो चाहती थी कि उसे अपनी गलती का एहसास हो। सरिता जी और किशोर जी उसे समझाते हैं कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब उसे माफ़ कर दो। इसलिए अनुभा भी उसे माफ़ कर देती है। नवीन अंदर आकर अपने माँ बाप के पैरों में गिर जाता है और फूट फूट कर रोते हुए उनसे माफ़ी मांगने लगता है। वो भी उसे माफ़ कर देता है। अनुभा भी अब उसे माफ़ कर चुकी थी और सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अनुभा ने अपने पति को सबक सिखाकर सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में अपने राय विचार लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।